हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ रहे हैं अध्याय 5। हम यहाँ से पढ़ रहेंगे अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। ये हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 9th भूगोल की बुक की हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो हम पहुंच चुके हैं अध्याय 5 पे। 4 तक हम कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य वैसे पेड़ पौधों से है जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते हैं। इनके उगने एवं बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं रहता। इस तरह कृषि के विभिन्न फसलें, फलों के बगीचे वनस्पति तो कहलाएंगे, किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं, क्योंकि कृषिगत फसलें, फलों के बगीचे आदि मनुष्यों के द्वारा लगाए जाते हैं। वनस्पति को जन्म के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, देशज एवं विदेशज। स्थानीय वनस्पति देशज कहलाती है, वही बाहर से आई हुई वनस्पति विदेशज कहलाती है। हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। इस तरह भारत में जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर एवं एशिया में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे हैं, जैसे फर्न, शैवाल, जैसे क्या हैं ये बिना फूलों वाले पौधे हैं, जैसे कि फर्न है, शैवाल आदि। भारत में लगभग 79,000 प्रजातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार के ताजे पानी समुद्री मछलियां पाई जाती हैं। बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियों के द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहते हैं और भारत में प्राचीन समय से वनों का भारी महत्व रहा। दंडकारण्य, वृंदावन, नंदनवन, कानन वन आदि प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध वन है, जो ऋषियों मुनियों की तपोभूमि रही है, जहां भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं घटित हुई। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पूजने की परंपरा रही। वेदों में तो वनों की समस्त सुखों का आधार माना गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में वृक्ष को पुत्र तुल्य माना गया है। शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि के लिए खेतों की बढ़ती मांग, ईंधन की बढ़ती मांग, शहरीकरण, औद्योगिकरण के लिए अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता, बाढ़ों का प्रकोप, दावा नल का प्रकोप आदि के कारण वनों की काफी क्षति हुई है। मैदानों के क्षेत्र में घनी जनसंख्या के कारण वन अब नाम मात्र के रह गए हैं। भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है। भूभाग का स्वरूप, इसका वनस्पति के प्रकार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहाड़, पठार एवं मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। पहाड़ का धरातल काफी उबड़ खाबड़, ऊंचा, दुर्गम होता है, इसीलिए इस पर अलग तरह की वनस्पतियां उगती हैं। पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं, किंतु इनका भी धरातल मैदानी भागों की तरह एकदम समतल नहीं होता, अतः यहाँ की वनस्पति अलग किस्म की होती है। चूंकि मैदानी भाग का धरातल समतलीय होता है, अतः मानव बसाव के लिए सबसे सुगम है। यहाँ मनुष्यों का बसाव सबसे अधिक है। लोग कृषि कार्य एवं बस्तियों के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को काट कर साफ कर दिए हैं, इसीलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पाया जाता है। मिट्टी की लगभग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती हैं। राजस्थान की बलुआ मिट्टी में हमें विशेष प्रकार के कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। वही गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहां दलदल है, वहां एक खास किस्म के वृक्ष सुंदरी वृक्ष, अर्थात जो गंगा का डेल्टा प्रदेश है वहां पर हमें सुंदरी वृक्ष, पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं। पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में शंकुल वन पाए जाते हैं, इसीलिए उसे सुंदर वन कहते हैं। जलवायु, तापमान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जिससे वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। हिमालय पर्वत इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और उसी के साथ साथ पेड़ पौधों की किस्म भी बदलती जाती है। जहां तापमान अत्यंत कम होता है, वहां पौधे उग ही नहीं पाते हैं। हम यहाँ वनस्पति के खंड
औसत वार्षिक तापमान डिग्री में और जनवरी में औसत तापमान डिग्री में, और यहाँ पर कुछ टिप्पणियों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं उष्ण। उष्ण जो है औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, और 18 जनवरी में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। टिप्पणी अगर देखा जाए यहाँ कोई पाला नहीं। उपोष्ण जो है 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक औसत वार्षिक तापमान, वही 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जनवरी में औसत तापमान रहता है। पाला कभी कभी गिरता है। शीतोष्ण में 7 से 17 डिग्री सेल्सियस, वही -1 से जनवरी में औसत तापमान, -1 से -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कभी पाला तो कभी बर्फ यहाँ पर पड़ती है। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य की अवधि, उसका तिरछापन, समुद्र तल से ऊंचाई जैसे कारकों का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं। वर्षण। वर्षा की मात्रा वनस्पति को नमी उपलब्ध कराती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वनस्पति के उगने में नमी का क्या महत्व है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती या बढ़ती है, वैसे वैसे वनस्पति में परिवर्तन होता है। जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, वहाँ अत्यंत सघन वनस्पति एवं सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढलान को वृक्ष छाया में पड़ता है। वहाँ वनस्पति की सघनता, उसका प्रकार, उसकी ऊंचाई सभी प्रभावित होते हैं। इसी तरह गंगा के मैदान में जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा एवं उसकी अवधि घटती जाती है। इसका प्रभाव वनस्पति की सघनता, वृक्षों की ऊंचाई एवं उसके किस्म पर देखने को मिलती है। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि वन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मानव जीवन के लिए इनकी अनेक उपयोगिताएं हैं। ये वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करना, वर्षा को आकर्षित करना, मिट्टी अपरदन को रोकना, पत्तियों की खाद के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो कौन से कार्य वन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं? तो क्या है यहाँ पे? मिट्टी को अपरदन को रोकना, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर देखा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करती हैं आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके साथ साथ ये हमें अनेक प्रकार के वन उत्पाद भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कीमती लकड़ियाँ, जलावन, पशुओं का चारा, शहद, कत्था, जड़ी बूटियां आदि। इसके साथ साथ वन विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों के लिए निवास स्थान भी प्रदान करते हैं। परियोजना कार्य। वर्षा ऋतु में अपने मोहल्ले एवं गांव में वन महोत्सव का आयोजन करें। इसमें मनुष्यों के लिए उपयोगी वृक्षों जैसे अर्जुन, कचनार, नीम, कदम आदि को लगाओ तथा वहां रहने वाले लोगों को पशुओं से इनकी रक्षा के विषय में भी बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? चलिए समझते हैं। बहुत ही, क्योंकि यहाँ से अक्सर हर एक एग्जामों में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का वितरण काफी हद तक भौतिक दशाएं एवं जलवायु से प्रभावित होता है। वन खास किस्म की वनस्पति, खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। जब किसी जगह की वनस्पति बदल जाती है तो वहाँ के रहने वाले जीव जंतु को प्रभावित करती है और उनकी भी संख्या किस्म बदल जाती है। किसी भी जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंध होते हैं तथा एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं। अतः ये तीनों आपस में मिलकर के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य वनों को जब अपने लाभ के लिए काटता है तो वो पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाता है तथा अपने भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है। इससे पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों एवं जीव जंतुओं की कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। ये लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। विभिन्न पेड़ पौधों एवं प्राणियों के लुप्त होने से मानव जीवन किस प्रकार खतरे में है, इसे जरूर पता करें। पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहा जाता है, जैसे कि मानसून जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम और विषुवत
विश्वत रेखीय जीवम आदि। तो हम जीवोम किसे कहते हैं? जीवोम पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोष्म कहते हैं। इन सभी प्रकार के जीवों में एक खास किस्म की वनस्पति एवं एक खास किस्म के प्राणी जगत एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये सभी पृथ्वी के एक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में तापमान, वर्षा, धरातल की विविधता पाई जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में जानते हैं। ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ मोटे तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा बहुत थोड़े समय के लिए ऋतु शुष्क होती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, ऊंचे तापमान के कारण वृक्ष काफी अधिक बढ़ते हैं। इनकी ऊंचाई प्रायः 60 मीटर या उससे अधिक होती है तथा ये सघन वन के रूप में विकसित होते हैं। इसके कारण यहाँ सूर्य प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता। सूर्य प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों की सघनता, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं तथा धरातल विभिन्न प्रकार की झाड़ियों से आच्छादित रहता है। इस प्रकार के वन में एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। वृक्ष भी अपने पत्ते एक ही बार और एक ही समय पर नहीं गिराते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा और हर समय गिराते हैं। इसीलिए वृक्ष हर समय पत्तियों से लदे हुए नजर आते हैं, अतः इनका नाम सदाबहार जंगल भी है। इस वन में अनेक बहुमूल्य लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि रोजवुड, शिकोना, आबनूस और बांस। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वृक्ष पाया जाता है जैसे रोजवुड, शिकोना, आबनूस अथवा इबोनी या बांस इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। इस जंगल में चूंकि वृक्ष सघन एवं ऊंचे होते हैं, अतः एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर फांदने वाले जानवर जैसे लंगूर, बंदर, इनकी अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। आप यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियों देख सकते हैं और इसमें ये बताया गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये असम के भाग में पाया जाता है और अंडमान निकोबार में। वही यहाँ पर अगर देखा जाए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार देख सकते हैं। पर्वतीय वन कहाँ पर? पर्वतीय इलाकों में जैसे हिमालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मैंग्रोव वन आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये लास्ट में मैंग्रोव वन यहाँ देखने मिलेगा। उष्णकटिबंधीय कटीले वन। हाथी तथा असम के दलदली भागों में पाया जाने वाला एक सींग वाला गैंडा इसी वन का जंतु है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी एवं रेंगने वाले जीव एवं कीड़े पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें वृक्ष अपनी पत्तियों को एक साथ 1/2 से 2 महीने तक के लिए गिरा देते हैं, अतः वृक्ष काफी समय तक पत्ता रहित रहते हैं। वृक्ष काफी समय तक पत्ता रहित रहता है, इसलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। तो पतझड़ वन कौन से कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये पतझड़ वन कहलाते हैं। तो और यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, यहाँ पर जो वर्षा होती है ये 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है और ये है 1.5 से 2 महीने तक के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और पत्ता रहित होने के कारण इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। परियोजना कार्य। अपने परिवेश में पाए जाने वाले उन सभी वृक्षों को सूचीबद्ध करो जो अपनी पत्तियों को एक साथ गिरा देते हैं और देखने में एकदम नंग प्रतीत होते हैं। वैसे वृक्षों को भी पहचान करो जो थोड़ा थोड़ा कर पत्तियां गिराते हैं, अतः देखने में सालों भर हरा भरा प्रतीत होते हैं। नमी की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है।
100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनका वितरण देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल आदि है। इस वनों की प्रमुख विशेषता चंदन तथा सागवान का वृक्ष है। बांस, साल, शीशम और खैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। तो कौन से प्रमुख वृक्ष हैं, ये जरूर इम्पोर्टेंस है, आप इसे हेडलाइंस कर सकते हैं, जैसे कि बांस, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत यहाँ पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ वृक्षों की सघनता अत्यंत कम है। इस क्षेत्र को लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती एवं अन्य कार्यों के लिए वन और घास के मैदान को साफ कर दिया है। यहाँ मोटे तौर पर नीम, पीपल, सागवान, साल के वृक्ष मिलते हैं। पर्णपाती जंगलों में ही खास पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें शेर, सिंह, शेर, जंगली सूअर, हिरन और हाथी की प्रधानता है। तो यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो जैसे कि सिंह, शेर, जंगल, सूअर, हिरन, हाथी। ये विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ आदि पाए जाते हैं। इस प्रदेश में मोर बहुतायत में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहाँ अनेक प्रकार के कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित है। इसके अंतर्गत खजूर, यूफोर्बिया, इकेसिया जिसे बबूल कहते हैं, नागफनी, कैक्टस प्रजातियां आदि हैं। इन वनस्पतियों के लिए पानी की मांग सबसे महत्वपूर्ण है, अतः इसे प्राप्त करने के लिए इनकी जड़ें अत्यंत गहरी होती हैं। पानी को अधिक से अधिक बचाकर रखा जा सके, इसके लिए इनके तने मोटे होते हैं। ये पत्तियां मोटी, रोएदार, गूदेदार होती हैं। भौतिक वातावरण के साथ प्राकृतिक वनस्पति के समायोजन का यह अनूठा उदाहरण है। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा, ऊंट जैसे जानवर पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, धरातल पर अक्षांश के कारण धरातल में तापमान में अंतर होता है। धरातल पर अक्षांश के कारण तापमान में अंतर आता है, उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाई से तापमान प्रभावित होता है। इस धरातल पर जिस प्रकार अक्षांश के परिवर्तन से वनस्पति का प्रकार बदलता है, उसी प्रकार पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ वनस्पति का प्रकार बदलता है। हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, नारियल तथा चेस्टन वृक्ष की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्पूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इससे अधिक ऊंचाई लगभग 3600 मीटर से अधिक है, पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। इसमें सिल्वर फर, जूनियर पाइन मुख्य है। हिमरेखा और वन रेखा के बीच में घास और फूल के मैदान अवस्थित हैं। गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी इसका उदाहरण है। जैसे जैसे हिमरेखा से निकटता बढ़ती जाती है, वृक्षों का कद घटता जाता है। तेज हवा के कारण वृक्षों का आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है, अतः अंततः इनकी संख्या नगण्य हो जाती है। इसके बाद अल्पाइन घास पाया जाता है। इसका उपयोग गुज्जर, योम, बक्कर, वाल जैसी जनजातियां गर्मी में पशु चारण के लिए करती हैं। जाड़े में जब तापमान एकदम कम हो जाता है, तब ये निचली घाटियों में उतर जाते हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, खरगोश, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, घने बालों वाली बकरियां और भेड़ आदि पाए जाते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान परिवर्तन के साथ अपने पशुओं के चारण हेतु
हेतु गर्मी ऋतु में अधिक ऊंचाई पर चढ़ करके तथा जाड़े में घाटी में उतरकर पशु चारण की क्रिया को ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है। मैंग्रोव वन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई एवं दलदल प्रदेशों में पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? यह देखा जाता है समुद्री तटीय क्षेत्रों की डेल्टाई एवं दलदल प्रदेशों में। यहाँ समुद्र का नमकीन जल तथा नदियों के मीठे जल के द्वारा लाए गए महीन पंख एवं बालू के द्वारा निर्मित दलदल एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र का जन्म देते हैं, जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष बहुलता से पाया जाता है। इन वृक्षों की जड़ें पानी के ऊपर तक निकली होती हैं। ऐसा लगता है कि मानो पक्षियों के पंजे पानी में धंसे हुए हैं। यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदरूनी तटीय भागों में पाई जाती है। सुंदरवन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर है। सुंदरवन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप आदि बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। औषधीय पादप। भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों एवं जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध रहा। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में विभिन्न जड़ी बूटियों का समावेश रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में घरेलू नुस्खे के द्वारा भी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर आम बीमारियों को दूर करने की प्रचलन है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों को शामिल किया, जिनमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 किस्में तो नष्ट होने के कगार पर है। अपने क्षेत्र के औषधीय पौधों की पहचान करें, उनके नामों को सूचीबद्ध कर उसके उपयोग को लिखें। इस कार्य से गांव के बड़े बूढ़ों की भी मदद लें। वन्य प्राणी। वनस्पति की ही भांति भारत वन प्राणियों में भी धनी। यहाँ जीवों की 79,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह विश्व की कुल वन प्राणी की वनस्पतियों का 13%। मछली की भी यह 22-2500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व का लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5% से 8% तक स्तनधारी जानवर, उभयचरी तथा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भारत के उष्णार्ध वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा अन्य महत्वपूर्ण जानवर है जो असम के दलदली क्षेत्रों में रहता है। कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट पाए जाते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। गुजरात के गिर जंगल में भारतीय सिंहों की प्राकृतिक निवास स्थान है। भारतीय बाघ का निवास स्थान पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमालयी क्षेत्र के वन प्रदेश हैं। लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में याक पाया जाता, जो गुच्छेदार सींगों वाला तथा बोझ ढोने वाला बैल की तरह का पशु है। नदियां, झील तथा समुद्री क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ तथा घड़ियाल पाए जाते हैं। पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां घड़ियाल पाया जाता है। पश्चिमी बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्र तट पर विश्व प्रसिद्ध बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। और भारत में पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं। मोर, तोता, मैना, सारस, बतख, कबूतर आदि देश के वनों एवं आर्द्र क्षेत्र में रहते हैं। प्रवासी पक्षी।
भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत बड़ी संख्या में भारत में आते हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत बड़ी संख्या में भारत आते हैं। इनके कुछ मनपसंद स्थान गुजरात में कच्छ का वन, राजस्थान स्थित भरतपुर, पश्चिमी बिहार तथा बेगूसराय में कांवर झील के पास गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र है। पटना में मोकामा का टाल क्षेत्र भी कई प्रकार के पक्षियों का निवास स्थान एवं क्रीड़ा स्थल है। हमने अपनी फसलों का चयन जैव विविध वातावरण के संदर्भ में किया है। इसी तरह औषधि पादपों का चुनाव भी प्रकृति में उपलब्ध औषधीय जड़ी बूटी के भंडार से किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति में वर्तमान अनेक पशुओं में से चुने गए हैं। पशुओं से हमें विभिन्न प्रकार के आहार, परिवहन, कृषि कार्य में मदद आदि प्राप्त होता है। बहुत से कीड़े मकोड़े हमें फसलों एवं फूलों के परागण में मदद करते हैं तथा हानिकारक कीड़ों का भक्षण भी करते हैं और इस तरह उन पर जैविक नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र के सफल संचालन में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण कई पादप तथा जीव संकटग्रस्त हो गए। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में और 200 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। कई वन्य जीवन प्रजातियां भी संकटग्रस्त हैं तथा विलुप्त होने के कगार पर हैं। परियोजना कार्य वन्य जीव एवं पादपों की संकटग्रस्त प्रजातियों के विषय में सूचनाएं पत्र पत्रिकाओं एवं अन्य माध्यमों से इकट्ठा करें। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, कृषि निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, रासायनिक, औद्योगिक अवशिष्ट तथा अम्लीय जमाव के कारण प्रदूषण, लालची व्यवसायियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना आदि है। अपने देश में सरकार ने पादपों एवं जीवों को संरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए। पहला है देश में 14 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए, जिसमें से 4 की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चयों में की गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में, नंदा देवी उत्तरांचल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और नीलगिरी ये केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है। तो यहाँ से समझ सकते हैं सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में, नंदा देवी तो उत्तरांचल में है और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में और नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। 14 जो मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र जिसे सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिबांग, डीबू साइकोवोच, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी और अचनकमार अमरकंटक। 1992 से सरकार के द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण आदि अनेक परियोजनाएं बनाई गई एवं इनका क्रियान्वयन हो रहा है। 89 नेशनल पार्क, 149 वन्य प्राणी अभियान और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाए गए हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आप इन प्रश्नों के 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भरतपुर पक्षी अभयारण्य बिहार कहाँ पर है? और भारत में कितनी प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं? तो चलिए बताना है आपको ये सब कहाँ पर हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटे दबाएं। चलिए हम मिलेंगे एक नए लेसन में अगले दिन। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।